इतिहास में क्या सिर्फ 4 साल कोरी देश की किस्मत बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर हम मिडीवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इन 4 सालों ने पूरे भारत का नक्शा बदल दिया था। आज के इस रिवीजन सेशन में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की। उनका कार्यकाल 1526 से 1530 तक का था। एसएससी और यूपीएससी एग्जाम्स के नज़रिए से ये एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है। इन 4 सालों के युद्ध लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बार सोचिए, सेंट्रल एशिया का एक भटकता हुआ 11 साल का लड़का जिसके पास अपना कोई स्थायी ठिकाना तक नहीं था, उसने आखिर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव कैसे रख दी। फरगना के घाटी से लेकर हिंदुस्तान के शक्तिशाली साम्राज्य तक का यह सफर सच में हैरान करने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर को बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड रखा गया है। हमारी चर्चा मुगल संस्थापक के उदय से शुरू होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे उन 4 निर्णायक युद्धों की तरफ। उसके बाद आर्किटेक्चर और बाबरनामा को डिटेल में समझेंगे। सेशन के आखिर में बाबर के अंतिम दिन एक क्विक एक्टिव रिकॉल पॉप क्विज और एक रैपिड रिवीजन समरी भी कवर की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी मुगल संस्थापक का उदय। यहां हमारा पूरा फोकस बाबर के शुरुआती जीवन और उनके वंश पर रहेगा। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का एक बहुत ही पसंदीदा टारगेट एरिया है। ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद, दुनिया इन्हें बाबर के नाम से जानती है। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को उज़्बेकिस्तान के एंडजान में एक शाही परिवार में हुआ था। लेकिन जो चीज़ इन्हें सबसे अलग बनाती है और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है इनकी 2 तरफ़ा शाही विरासत। ये डिटेल यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्लासिक ट्रैप है, इसलिए इसे ध्यान से समझना ज़रूरी है। इनके पिता उमर शेख मिर्जा तिमूर के वंशज थे और इनकी मां कुतलक निगार खानम गेंगिस खान के वंश से थीं। यानी बाबर के खून में दुनिया के 2 सबसे बड़े आक्रमणकारियों की विरासत थी। 1494 में जब इनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, इन्हें फरगाना का शासक बना दिया गया। लेकिन सेंट्रल एशिया की राजनीति इतनी अस्थिर थी कि जल्दी ही समरकंद और फरगाना दोनों हाथ से निकल गए। दर दर भटकने के बाद आखिरकार 1504 में बाबर ने काबुल पर अपना कब्जा जमा लिया। अब यहां एक बड़ा सवाल आता है कि काबुल से हिंदुस्तान तक का ये अचानक रास्ता कैसे तय हुआ। उस वक्त भारत में इब्राहिम लोधी का शासन था और उसके अपने ही लोग उससे खुश नहीं थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा संगा दोनों इब्राहिम लोधी को हटाना चाहते थे। और बस यहीं पर एक ऐसी हिस्टोरिकल मिसकैलकुलेशन हुई जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। उन्होंने सोचा कि बाबर आएगा, लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा, और इसी सोच के साथ बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दे दिया गया। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां से हर साल सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, बाबर के 4 प्रमुख युद्ध। इनकी क्रोनोलॉजी और विरोधियों के नाम एग्जाम हॉल में टिप्स पर होने चाहिए। इन 4 सालों के युद्धों की टाइमलाइन को आसानी से याद रखने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर और आसान हिंदी निमोनिक है। इसे सुनिए। पान खा, चांद देख, घर जा। पान से पानीपत 1526, खा से खानवा 1527, चांद से चंदेरी 1528 और घर से घाघरा 1529। देखिए, सीक्वेंस बिल्कुल सेट हो गया। ये सूची किसी अल्टीमेट बैटल चीट शीट से कम नहीं है। 1526 के पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया गया, जिससे मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। ठीक अगले साल 1527 के खानवा युद्ध में राणा संगा को हराकर अपनी पकड़ मजबूत की गई। 1528 में चंदेरी के मैदान में मेदिनी राय की हार हुई और आखिर में 1529 के घाघरा युद्ध में महमूद लोदी और अफगान सेना को शिकस्त देकर पूरे नॉर्थ इंडिया को पूरी तरह से सिक्योर कर लिया गया। लेकिन एक बात सोचिए, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना इतनी विशाल थी, फिर बाबर जीत कैसे गया? इसका जवाब छिपा है उसकी युद्ध नीति और तोपों में। यहां एक बेहद खास ऑटोमन या रूमी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया गया था। इस स्ट्रैटेजी में बैलगाड़ियों को आपस में बांधकर एक रक्षात्मक दीवार जैसी बनाई जाती थी और उनके बीच में खाली जगह छोड़ी जाती थी जहां से घुड़सवार निकलकर हमला कर सकें। इस टेक्निक और मैचलॉक बंदूकों के आगे इब्राहिम लोदी के पारंपरिक हाथी बिल्कुल नहीं टिक पाए। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एक और जरूरी कॉन्सेप्ट यहां पकड़ना होगा। पानीपत के युद्ध ने मुगल साम्राज्य के दरवाजे जरूर खोले थे, लेकिन सच्चाई यह है कि खानवा का युद्ध उससे कहीं ज्यादा निर्णायक यानी डिसाइसिव था। क्योंकि जब राणा सांगा को एहसास हुआ कि बाबर यहां से वापस नहीं जाने वाला, तो युद्ध छेड़ दिया गया।
और बाबर की उस खानवा वाली जीत ने ये पूरी तरह तय कर दिया कि अब मुगल्स का भारत पर रूल कंसोलिडेट हो चुका है। पानीपत से एंट्री मिली थी, पर खानवा ने एम्पायर सेट कर दिया। चलिए, युद्ध के मैदान से निकलकर थोड़ा बाबर की सांस्कृतिक और आर्किटेक्चरल लेगेसी पर भी नजर डालते हैं। स्टेट पीएससी एग्जाम्स में ये एरिया एग्जामिनर्स का काफी फेवरेट होता है। यहाँ पर दी बाबरनामा यानी तुस्की बाबुरी का जिक्र करना सबसे जरूरी है, जो कि बाबर ने खुद लिखी थी। और सबसे बड़ा कैच, जहाँ सब गलती करते हैं, वो ये है कि ये पर्शियन या अरबी में नहीं लिखी गई थी। इसे चगाताई तुर्किश में लिखा गया था। एग्जाम्स में अक्सर ऑप्शंस में पर्शियन दे के फंसाया जाता है, तो इस फैक्ट को बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये फीचर्स मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग के बहुत काम आते हैं। बाबर ने आगरा में आराम बाग और काबुल में बागे बाबुर बनवाया। दोनों में एक खास चार बाग लेआउट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब एक ऐसा बगीचा जिसे पानी की नहरों से 4 हिस्सों में बांटा जाता है। इसके अलावा धौलपुर पैलेस में रेड सैंडस्टोन का काम और अयोध्या में 1528 में बनी बाबरी मस्जिद का जिक्र भी इतिहास के इन मूल स्रोतों में मिलता है। रिवीजन करते वक्त इन स्थानों और उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को एक साथ लिंक करके पढ़ना चाहिए। इतने कम समय में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना सच में हैरान करता है। लेकिन लगातार युद्ध और फतह के बाद बाबर को अपने बनाए इस साम्राज्य का सुख भोगने का समय ही नहीं मिला। पानीपत युद्ध के महज 4 साल बाद ही 26 दिसंबर 1530 को आगरा में 47 वर्ष की आयु में बाबर का निधन हो गया। उनके बाद गद्दी उनके सबसे बड़े बेटे हुमायूं ने संभाली। और यहां बनता है एक और बहुत जरूरी एमसीक्यू फैक्ट। बाबर को शुरू में आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उनके अवशेषों को काबुल ले जाकर बाग-ए-बाबर में दफनाया गया। ये डबल बरियल लोकेशन वाला फैक्ट एग्जाम्स में कई बार रिपीट होता है, तो इसे भूलना नहीं है। चलिए, अब आते हैं एक छोटे से एक्टिव रिकॉल सेशन पर। अभी तक जो भी पॉइंट्स डिस्कस हुए, देखते हैं उनमें से कितना याद रहा। तो पहला सवाल ये रहा, बाबर के द्वारा लड़ा गया कौन सा युद्ध पानीपत के पहले युद्ध से भी ज्यादा निर्णायक यानी डिसाइसिव माना जाता है, और उस युद्ध में उनका विरोधी कौन था? दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। और इसका सही जवाब है 1527 का खानवा का युद्ध, जो राजपूत राजा राणा संगा के खिलाफ लड़ा गया था। जैसा कि हमने अभी समझा, इसी युद्ध ने भारत में मुगल रूल को एक्चुअली में कंसोलिडेट किया था। अगला सवाल, जो कि एग्जामिनर्स का एक और बहुत ही पसंदीदा ट्रैप है, बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? सही जवाब है चागताई तुर्किश। ध्यान रहे, पर्शियन या अरबी बिल्कुल नहीं, चागताई तुर्किश। इसे मेमोरी में परमानेंट लॉक कर लीजिए। अब इस सेशन के आखिर में एग्जाम से ठीक पहले वाले रिवीजन के लिए एक रैपिड समरी पर नजर डालते हैं, ताकि सारे फैक्ट्स का एक स्ट्रॉन्ग मेंटल एंकर बन जाए। तो एकदम क्विक रिकैप करते हैं। पहला, बाबर का लिनेज ड्यूल था, तिमूर उनके पिता की तरफ से और गेंगिस खान उनकी मां की तरफ से। दूसरा, 4 साल 4 युद्ध, पानीपत 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528 और घाघरा 1529। सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। तीसरा, पानीपत में जीत का मेन कारण था ऑटोमन या रूमी स्ट्रैटेजी और आर्टिलरी का इस्तेमाल। चौथा, कल्चर में चागताई टर्किश में लिखी बाबरनामा और चारबाग आकार के बाग मुख्य पॉइंट्स हैं। और आखिरी, बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, लेकिन उन्हें बाद में काबुल में दफनाया गया। इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, भारत का मध्यकालीन इतिहास कैसा होता अगर दौलत खान लोदी और राणा संगा ने सेंट्रल एशिया से भटकते हुए उस 11 साल के लड़के को यानी बाबर को कभी हिंदुस्तान बुलाया ही ना होता। इतिहास कई बार छोटी छोटी गलतियों से पूरे नए रास्ते बना लेता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करते रहिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।